हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप टॉप 50 क्वेश्चन देख रहे हो जो कि दृष्टि पब्लिकेशन के बुक से प्रैक्टिस सेट से लिया गया है। इससे पहले मैंने आपको 50 क्वेश्चंस करवाया था पार्ट 1 वाले वीडियो में। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिएगा। देखिए, आज के इस क्लास में जो 50 क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है उसके बारे में बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें भी आपको जानना है। अगर आप मानेंगे तो 200 से ज़्यादा पॉइंट आपको अभी जानने को मिलेगा, कम से कम 200 तो आपको जानना है। तो प्रैक्टिस सेट देखने का सेंस यहाँ पे समझिएगा कि आराम से आप ध्यान से देखिए, समझिए। जिस भी बात का जवाब पता नहीं हो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं तो फिर आप याद कर लीजिएगा। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आप क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, आपको ध्यान होगा मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में आपको बताया था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, 50 नंबर। तो चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुआ था, यहाँ पे 38 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आपका गलत है, समझिएगा। हो सकता है चौसा का युद्ध, हल्दी घाटी, या फिर तालीकोटा, या फिर पानीपत का तीसरा युद्ध में से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे। ऐसा जरूरी नहीं है कि चौसा का युद्ध ही पूछेगा। तो यहाँ पर तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बट अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम का उपयोग किया था। तो अब आपको बताना है, समझिएगा। जरूरी नहीं है कि यही चीज़ पूछे, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है तखल्लुस के बारे में। तखल्लुस क्या है वो आपको बताना है, आपको शायद नहीं पता होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि मतलब आगरा से, दिल्ली से आगरा जो अपना राजधानी किसी ने बनाया था वो कौन थे। तो इसीलिए एक बात को, एक क्वेश्चन को देखिए और उसके बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट हो पाता है आप जानिए, समझिए, याद करने की कोशिश करिएगा। देखते हैं आज का पहला सवाल। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम का उपयोग किया था। तो देखिए, सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम का ये, या फिर तखल्लुस से फारसी भाषा में छंद की रचना की थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर तो आपका दिया हुआ नहीं है सिकंदर लोदी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ई जो है सही हो जाएगा। क्या होगा? सिकंदर लोदी। ठीक है, अब समझते हैं सिकंदर लोदी के बारे में। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी के पुत्र थे। उनका मूल नाम क्या था? मूल नाम उनका आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो निजाम खान था। ठीक है, निजाम खान। इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया और अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा लेकर गए। ध्यान रखेंगे, लोदी ने माप की इकाई भी शुरू की थी जिसे गज ए सिकंदरी कहा जाता था। लोदी ने माप की एक इकाई शुरू की जिसे क्या, गज ए सिकंदरी नाम से जाना जाता था। उसने, ध्यान रखेंगे, लहजत ए सिकंदरी नामक एक पुस्तक भी लिखा था। अगर पूछ ले तो बताना है कि लहजत ए सिकंदरी नामक पुस्तक था। उसके आदेश पर चिकित्सा के एक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में फहरंग ए सिकंदरी नाम से भी अनुवाद किया गया था। ध्यान रखेंगे 1517 में बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कब? 1517 ईस्वी में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कोल्हुआ में एक सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब। अशोक ने करवाया था। ध्यान देंगे कहाँ पर? देखिए, कोल्हुआ एक प्रसिद्ध बौद्ध उत्खनन स्थल के रूप में माना गया है जो कि पटना से लगभग 60-65 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। सम्राट अशोक ने कोल्हुआ में सिंह स्तंभ यानी कि द लायन पिलर का निर्माण करवाया था। ध्यान देंगे, कोल्हुआ में एक ईंट स्तूप के पास अवस्थित यह स्तंभ बुद्ध के अंतिम जो उपदेश थे उसके बारे में भी बताता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि इन विद्रोहों का सही कालानुक्रम क्या होना चाहिए, बताना है। देखिए इसका क्या होगा सही जवाब। आप देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ इसका, क्योंकि 2 जगह दिया हुआ, नीचे है ऊपर है। देखिए ऑप्शन नंबर जो आप यहाँ पे डी देख रहे हैं, नोनिया, भूमिज, लोटा और ताना भगत, इसके बारे में ध्यान से समझिए। इन चारों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, नोनिया जो है 1770 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो बिहार के उन जगह पर हुआ था जहाँ पर सोरे का उत्पादन किया जाता था, जैसे में कि बिहार के हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया का जो एरिया है वहाँ पर नोनिया नामक जाति द्वारा, ध्यान रखेंगे, नोनिया नामक एक जाति थे, उनके द्वारा सोरे का उत्पादन किया जाता था। सोरे का इस्तेमाल मुख्य रूप से क्या होता था करने के लिए? तो विस्फोटक बनाने के लिए किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने
मतलब वहाँ के लोगों पर काफ़ी ज़्यादा शोषण किया, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने खुद को विद्रोही समूह के रूप में बनाया और नोनिया विद्रोह किया। कब? तो 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में चला। आइए अब चलते हैं भूमिज पर। देखिए भूमिज विद्रोह कब हुआ था, डेट भी देख लीजिए, 26 अप्रैल 1832 को। पहला नोनिया 1800 में हुआ था आपका, भूमिज जो है 26 अप्रैल 1832 में हुआ था। यह जो विद्रोह है मतलब अंग्रेज के द्वारा भूमि पर ज़्यादा जो राजस्व वसूला जा रहा था उसके वजह से हुआ था। ठीक है, आइए अब देखते हैं लोटा विद्रोह। लोटा जो है यह वर्ष 1856 में हुआ था। यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से, 1856 में हुआ था। क्यों हुआ था? देखिए इस विद्रोह की शुरुआत जो है आरा और मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा किया गया था। कहाँ? आरा और मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा। वर्ष 1856 में ब्रिटिश सरकार ने पीतल का जो बर्तन यानी लोटा था उसको वापस लेकर मिट्टी के बर्तन को देने का नियम बनाया। इस वजह से वहाँ के कैदी के धार्मिक भावना पे मतलब ठेस पहुँचा, क्योंकि पीतल जो है उनकी धार्मिक मतलब भावना से जुड़ा हुआ था। इसके वजह से जो नॉर्मल लोटा का बोला यूज होगा, उसके वजह से उन जेल में रहने वाले कैदी और बाहर में जो लोग थे वे सारे मिलकर जेल पर हमला किए। ठीक है, विद्रोह किए। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपना यह जो फैसला था उसे वापस ले लिया था। अब आइए देखते हैं ताना भगत। तो देखिए ताना भगत आंदोलन जो है ये उराव जनजाति के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ उराव जनजाति के द्वारा। फ्रेंड्स क्वेश्चन रहने की वजह से ना क्वेश्चन पर ही लिखना पड़ रहा है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा इस बात को, क्योंकि बहुत पास में आपका एग्जाम है, आपको एग्जाम पे फोकस करना है। यहाँ जो कुछ ऐसा मिस्टेक हो रहा होगा, मिस्टेक नहीं मतलब कुछ जो क्लियर नहीं हो पा रहा है उसे आप समझने की कोशिश करिए, आप भी मेरे साथ बनने की कोशिश करेंगे। देखिए उराव जनजाति वर्ष 1914 में छोटा नागपुर जो अब झारखंड में है वहाँ के उराव के मध्य में एक आंदोलन की शुरुआत हुई। यह आंदोलन जो है मतलब बिरसा मुंडा का आपने नाम सुना होगा, बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। ठीक है, जात्रा भगत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ये जो उराव जनजाति के द्वारा टाना भगत आंदोलन हुआ था इसके हेड कौन थे? तो जात्रा भगत। पीछे वाले प्रीवियस जो सेट प्रैक्टिस सेट था उसमें मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया था। उसके साथ साथ और बलराम भगत, भिखू भगत, शिबू भगत आदि और मतलब नेता उसमें शामिल थे। ठीक है, तो देखिए नोनिया हुआ था 1770 से 1800, भूमिज हुआ आपका 26 अप्रैल 1832 को, लोटा आपका हुआ था 1856 में, और टाना भगत हुआ था 1914 में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले अपने नेताओं के साथ सुमेलित नहीं है? आप जब एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन के लास्ट में कहीं पर नहीं तो नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले समझिए, रोहतास में अमर सिंह सही है, यहाँ पे फिर आपका है नवादा में नाना सिंह और हैदर अली, ये बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। जगदीशपुर में आपके कौन थे? कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। ठीक है, जगदीशपुर में कौन थे? कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। छपरा का अगर बात करेंगे तो छपरा में आपका मोहम्मद हुसैन खान थे। ठीक है, जिसे अहमद अली खान दिया हुआ है। और आप समझेंगे राजगीर में मेहदी अली हसन, हिक्कू सिंह, मुनकू सिंह थे। ठीक है, पटना में आपको पता है पीर अली खान और अली करीम थे। रोहतास आपका हो गया अमर सिंह। तो ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा, एक से अधिक, यानी कि आपका कौन सा? रोहतास अमर सिंह सही है। आपका नवादा में नाना सिंह और हैदर अली सिंह सही है। जगदीशपुर में कौन थे? कुंवर सिंह और अमर सिंह, यहाँ पे हेमंत सिंह दिया हुआ है तो देख लीजिए आप कौन सा हो जाएगा, कुंवर सिंह और अमर सिंह है। और आपका छपरा में आपका अहमद अली खान थे। ठीक है, माफ़ करिएगा, छपरा में नहीं, अहमद अली खान जो है वो जहानाबाद में थे। ठीक है, अहमद अली खान जहानाबाद में थे। तो अब सवाल है कि छपरा में कौन थे? छपरा में मोहम्मद हुसैन खान थे। यहाँ पे देख लीजिएगा, मोहम्मद हुसैन खान थे। तो आपका यहाँ पर दो सही मैच किया हुआ है, रोहतास अमर सिंह, नवादा नाना सिंह और हैदर अली सिंह, ये दोनों मैच किया हुआ है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे, छपरा में आपका मोहम्मद हुसैन खान थे। ठीक है, और अहमद अली खान कहाँ पर? तो जहानाबाद में थे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लियाकत अली ने किस स्थान पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था?
ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी सही जवाब हो जाएगा, इलाहाबाद में। ठीक है, देखिए दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय भारत की तरफ से नेतृत्व किए थे। लखनऊ में आपको ध्यान आ रहा होगा, लखनऊ बेगम हजरत महल ने की थी। कानपुर में नाना साहब थे। झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे। बरेली की बात करेंगे तो बरेली में कौन थे, खान बहादुर खान थे। आपको जैसा कि मैंने बताया कि इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली थे, और बिहार में आपके कुंवर सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डी सही जवाब है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे हड़प्पाकालीन मोहरों द्वारा चित्रित नहीं किया गया है। देखिए हड़प्पा से जो प्राप्त हमें मतलब मोहर है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उपयोग जानकारी देता है। ये मोहर ये कहाँ क्या था, तो सेलखड़ी पत्थर, ध्यान रखेंगे सेलखड़ी पत्थर, टेराकोटा और तांबे से बना हुआ था। कुछ मोहर पर मानव और पशु की आकृति बनी हुई थी। बहुत सारा तो ऐसा वास्तविक मतलब आकृति बना हुआ था जो अभी के जानवर से भी मैच करता है, मगर कुछ ऐसा था जो पौराणिक कथाओं में रहता है उस तरह का। यह जो मोहर है आयताकार, गोलाकार और बेलनाकार होता था। मोहर पर एक चित्रात्मक लिपि खुदी होती थी, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे यह एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पे सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वह की गई थी किसके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव जो है, इनकी समझिएगा, बंगाल में दोहरी सरकार शासन प्रणाली जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया था। ठीक है, यह प्रणाली जो है कब से कब तक, तो ध्यान रखेंगे 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक। ठीक है, 72 के दौरान तक मतलब चला था, फेमस रहा था। इस प्रणाली के तहत क्या होता था कि बंगाल के प्रशासक को दो भाग निजाम और दीवानी के रूप में बांट दिया था। दीवानी को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान किए जाने वाला जो राजस्व होता था उसको अधिकार मतलब लेने का अधिकार दिया गया था, और वही निजामत को जो है बंगाल के नवाब को सौंप दी गई थी। यानी कि प्रशासनिक दायित्व को, निजामत मतलब हो गया प्रशासनिक दायित्व को बंगाल के नवाब के पास दे दिया गया था। इस प्रणाली के तहत जो है प्रशासन सैद्धांतिक रूप से तो कंपनी के ही पास था, कहने के लिए बस कंपनी और नवाब के बीच में बांटा गया था, मगर रियल रूप में अगर मानेंगे तो कंपनी के हाथ में ही था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व किया था किसने। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, अनुराग नारायण सिन्हा के द्वारा। ठीक है, साइमन कमीशन के ब्रिटेन के 7 सदस्य का एक समूह था जो 1928 में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए मतलब सरकार को सिफारिश करने के उद्देश्य से भारत में भेजा गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बात समझिएगा, आयोग ने 1928 को 12 दिसंबर 1928 को पटना और 24 दिसंबर को रांची पहुंचा, और इन दोनों जगहों पर इसका बहिष्कार किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण था। देखिए असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान देशव्यापी स्तर पर आयोजित पहला सामूहिक आंदोलन था। इसको वापस लेने का प्रमुख कारण क्या था, जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था, इसके परिणाम स्वरूप जो पंजाब में अशांति हो गई थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से असंतोष की भावना थी, रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन। ठीक है, देखिए असहयोग आंदोलन ये तो मतलब रीजन था शुरुआत होने का। अब देखिए स्थगित करने का था कि आपको पता होगा चौरी चौरा नामक जो स्थान पर एक घटना हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को कांग्रेस खिलाफत आंदोलन चल रहा था। उसमें कुछ पुलिस वालों को मतलब उस पर गोली वगैरह चला था, उनकी हत्या कर दी गई थी इस वजह से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि 1883 में जब इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया था उस समय वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल एक विधायी अधिनियम था जिसे 1883 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान लाया गया और इस बिल पर सर सीपी इल्बर्ट ने मतलब इसको तैयार किया था। ठीक है, इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार दे दिया गया था जिसमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। मतलब कहने का मतलब है कि इससे पहले यूरोपीय व्यक्ति जो थे यहाँ पे उनको उनके जो मामले का कोई भी मतलब मैटर का जो सॉल्व करना होता था तो वो यूरोप के ही मतलब न्यायाधीश करते थे, जज करते थे। मगर इस बिल के बाद मतलब यहाँ के मतलब वो करने लगे थे, उनसे ये मतलब हक छीन लिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा सही जवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि साफाहोर आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? देखिए, साफाहोर आंदोलन जिसे खैरवार आंदोलन भी कहते हैं, कौन सा? खैरवार, दोनों एक ही है, दोनों को समझ लीजिए, याद कर लीजिएगा। साफाहोर आंदोलन या फिर खैरवार कहिए आंदोलन वर्ष 1868 में, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी, 1868 में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। इस आंदोलन में एक ईश्वर की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया और इसका जो उद्देश्य था वो सामाजिक सुधार करना था। ठीक है, भागीरथ ने खुद को संथालों के राजा और भगवान के प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को घोषित किया और एक अलग संथाल राज्य की मांग भी की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष में लगाया गया था? काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन भी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है आपका वर्ष 1829 में हुआ था। बंगाल में सती अधिनियम जो है जिसने ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्राधिकारों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। कब? तो 4 दिसंबर 1829 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा यह पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि चोल प्रशासन प्रणाली की सबसे अद्वितीय विशेषता थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रामीण स्वायत्तता, सही जवाब है। चोल देश या फिर चोल मंडलम कावेरी नदी की उपजाऊ घाटी में कोरोमंडल तट के पास था। इसकी सबसे प्राचीन राजधानी उरैयूर थी। ध्यान रखिएगा कौन सा? तो उरैयूर। कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। ध्यान रखेंगे कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर है कि 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। देखिए आपको यहाँ पे डेट बताना है, 10 मई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। 1857 का विद्रोह 10 मई को मेरठ में शुरू हुआ था, जहाँ तीसरे सैनिक ने जहाँ पर सैनिकों ने कारतूस को छूने से मना कर दिया था और उसके बाद सरकार के खिलाफ स्पष्ट रूप से विद्रोह का ऐलान हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपियों का सही क्रम है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने का जो समिति थे उसके सदस्य नहीं थे? आपको बताना है। देखिए फरवरी 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का गठन किया गया था। इस समिति के सदस्य कौन कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, जो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस, MS अने, ऑप्शन नंबर आपका ए, फिर आपका है मंगल सिंह, अली इमाम, शुएब कुरैशी और GR प्रधान, ये सारे थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा, एक से अधिक आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सीता शब्द का क्या अर्थ था? बताना है। तो देखिए मौर्य काल में सीता के लिए
राजकीय भूमि जो एकत्र किया जाता था राजस्व को सीता के रूप में जानते थे, और सीताध्यक्ष क्या होता था, तो राजकीय भूमि के रख रखाव के लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति होता था उसे सीताध्यक्ष कहते थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राजकीय भूमि से राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जेम्स अगस्टस हिक्की नामक एक आयरिश व्यक्ति द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला समाचार पत्र था। तो देखेंगे 1780 पे चलिए, 1780 ईस्वी में विश्व भर में स्वतंत्र विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में जेम्स अगस्टस हिक्की नामक एक आयरिश व्यक्ति ने बंगाल गजट नामक भारत में पहला मुद्रित समाचार पत्र प्रकाशित किया। यह जो है 4 पेज का एक साप्ताहिक पत्र था जिसका दाम बस 1 रुपया था, और यह 2 साल के लिए यानी कि 1780 से 1782 तक 2 साल तक के लिए यह रहा था। बंगाल गजट ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज का 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। उसके बाद वर्ष 1886 में ब्रह्म समाज 2 भाग में विभाजित हो गया था, जिसमें कि पहले देवेंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने आदि ब्रह्म समाज बनाया, और दूसरा भारतवर्षीय ब्रह्म समाज बना जिसका कि हेड कौन थे, केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में मैंने आपको बताया कि देवेंद्रनाथ के बदले यहाँ पे कौन थे, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, अब देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे दिया हुआ है, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया किसने करवाया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने करवाए थे, मतलब किए थे। ठीक है, अब चलते हैं तत्वबोधिनी सभा पर। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, सत्यशोधक समाज आपका है, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया था। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ ज्योतिबा फूले ने किया था, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा सही जवाब। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य में रामोशी कृषक जत्था का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में किया गया था। रामोशी कृषक जत्था का गठन महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फरके ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। उन्होंने रामोशी जनजाति के लोगों को संगठित किया और उन्हें एक लड़ाकू सेना में बदल दिया था। फरके को गिरफ्तार किया गया, बाद में फिर आजीवन कारावास सुनाया गया और अंग्रेजों के विरुद्ध भूख हड़ताल करते हुए सन 1883 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने राज तरंगिणी नामक पुस्तक लिखा था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। देखिए, कल्हण के द्वारा किया गया था। सन 1148 ईस्वी में कश्मीरी ब्राह्मण कल्हण के द्वारा रचित राज तरंगिणी प्रारंभिक भारत का एक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, जो अगर इसकी भाषा आपसे पूछ ले तो आपको बताना है संस्कृत में यह रचित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है ना, इनकी हैजा से मृत्यु हुई, यह बिल्कुल गलत दिया हुआ। इन्हें आधुनिक भारत के जनक और बंगाल पुनर्जागरण के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने मिरात उल अखबार और संवाद कुमैदी जैसे समाचार पत्र प्रकाशित किए। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, यह भी सही है। अब समझिए इसके बारे में, इनके बारे में थोड़ा सा आप कुछ एक्स्ट्रा बात अब समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो इनका जन्म कब हुआ था। अगर जन्म आपसे पूछ ले तो जैसे आपका मृत्यु के बारे में आपसे पूछा गया है, तो जन्म भी पूछा जा सकता है। तो 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था। राजा राम मोहन राय स्वतंत्र भारत एवं अभिव्यक्ति के लिए उनके समर्थक थे। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। इन्होंने फारसी में मिरात उल अखबार, यहाँ पे जो मिरात उल अखबार दिया हुआ है, कौन सा इसका लैंग्वेज था, तो फारसी था। ठीक है,
उसके बाद संवाद कुरैशी, इन दोनों का उन्होंने जो संवाद कुमोदी करके है, कुरैशी नहीं कुमोदी, ये इनका मतलब बुद्धि का चांद होता है, ठीक है। ये एक बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र भी उन्होंने प्रकाशित किए थे। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना के बारे में दिया हुआ, तो बिल्कुल सही है। इन्होंने राजा राम मोहन राय को 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत में उल्लेखनीय मतलब अच्छे काम के लिए, सुधार के लिए आधुनिक भारत का पुनर्जागरण के रूप में भी मतलब जाना जाता है। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। यहाँ पे आत्मीय सभा दिया हुआ है, तो अगर इसके बारे में पूछे तो जान लीजिए 1815 में स्थापना किया था। अब समझिए, यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के दौरान 27 सितंबर 1833 को, 27 सितंबर 1833 ईस्वी में को ये ब्रिस्टल के स्टापलेटोन करके है में मेनिंजाइटिस यानी कि मस्तिष्क ज्वर जो होता है उसके वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उसके बाद इनको ब्रिस्टल में ही ब्रिस्टल के कब्रिस्तान में इनको दफनाया गया। अभी कुछ समय पहले की बात है, ब्रिटिश सरकार ने राजा राम मोहन राय की याद में ब्रिस्टल में एक सड़क का भी नाम रखा, जिनका नाम है राजा राम मोहन मार्ग, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, हैजा से नहीं हुआ था इनकी मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने वेद की ओर लौटने का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? अभी आपको मैंने बताया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महरौली लौह स्तंभ की स्थापना की थी? देखिए, महरौली लौह स्तंभ की स्थापना गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा भगवान विष्णु के सम्मान में यानी कि विष्णु पद के रूप में किया गया था। इस स्तंभ पर संस्कृत में कुछ अभिलेख मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आपका सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। अब समझिएगा थोड़ा इसके बारे में। 5वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित इस लौह स्तंभ में जो लोहा लगा हुआ है उसकी मात्रा लगभग 99% है, समझिएगा। यह लौह स्तंभ लगभग 1600 वर्ष से अधिक समय से खुले में रखा हुआ है, पड़ा हुआ है। इतने वर्षों में इसमें जरा सा भी जंग नहीं लगा है, यह काफ़ी ज़्यादा अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसमें थोड़ा सा भी जंग नहीं लगा है। अगर इसकी कुल लंबाई आपसे पूछ ले तो लंबाई 7.2 मीटर है और ज़मीन से यह लगभग 93 सेंटीमीटर ज़मीन से 93 सेंटीमीटर ये नीचे की ओर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका सही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, बेलगांव अधिवेशन, अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। यह एक अधिवेशन ऐसा था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह पूछ ले अगर तो 39वां, समझते चलिएगा फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया हर एक सवाल के साथ बहुत सारी बातें बताई जाएंगी। अगर अभी तक आपने बुक पेन कॉपी और पेन नहीं लिया है तो प्लीज़ ले लीजिए, यानी तो ध्यान से सुनिए, समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताया जा रहा है आपको। दृष्टि पब्लिकेशन के बारे में आपको अच्छे से पता है क्या वैल्यू रखता है अपने भारत के कोचिंग संस्थान के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसे कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? देखिए, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा सही जवाब। पहला जो आपका है यहाँ पे ये एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट को 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और आपका यहाँ पे ये जो है ऑप्शन नंबर जो डी है, बाल गंगाधर तिलक, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में ये कभी नहीं चुने गए। मगर एक बात और समझिएगा कि 1991 के आसपास, नहीं 1890 में, माफ़ कीजिएगा, 1890 में ये उनसे जुड़े थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए थे, मगर कभी भी चुने नहीं गए थे, ठीक है, मतलब अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जैसे देखिए यहाँ पे शंकर नारायण है ना, इनके बारे में भी समझ लीजिए आप। 1900 क्या पता अगर पूछ ले, 1900 माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, 1897 में ये भी अध्यक्ष बन गए थे, ठीक है। और जो चार्लू साहब हैं, ये ऑप्शन नंबर ए, ये भी अध्यक्ष बने थे 1891 में बने थे, ठीक है।
एनी बेसेंट के बारे में बताया, आपको चारों आप समझ गए। 1890 में बाल गंगाधर तिलक उनके मतलब पार्टी से जुड़े मगर अध्यक्ष वगैरह कुछ नहीं बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केशव चंद्र सेन, सही जवाब हो जाएगा। भारतीय सुधार संघ की स्थापना 29 अक्टूबर 1870 को कलकत्ता में केशव चंद्र सेन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन प्रसिद्ध व्यक्ति जीवक थे, क्या थे बताना है। जीवक के बारे में आपको बताना है। देखिए, जीवक जो है प्राचीन भारत के महान चिकित्सक थे, एक चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब। समझिएगा, इन्होंने कई राजाओं जैसे में गौतम बुद्ध और काफ़ी सारे भिक्षु, विश्व के बहुत सारे लोगों के इन्होंने इलाज करवाया था। जीवक जो है राजा बिंबिसार के चिकित्सक थे और राजा बिंबिसार जो है वो गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्लास काफ़ी लंबा हो रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर आपको बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया जाएगा सही ऑप्शन क्या। अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होगा तो आप उसके बारे में भी कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय नेता को अंग्रेजों द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा गया था? और फ्रेंड्स, बैकग्राउंड से कुछ साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मजबूरी है कि ऐसा मैं चाह के भी उसे नहीं हटा सकता हूँ। देखिएगा क्या हो जाएगा, वेलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे समझिएगा, किस भारतीय नेता को अंग्रेजों द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा गया था? तो देखिए वेलेंटाइन सिरोल, नाम ध्यान रखेंगे, उनके द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 1890 में तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। पीछे वाली क्लास में मैंने आपको बताया था 1890 में 90 में वो शामिल हुए थे। उन्होंने स्वराज की लड़ाई में अंग्रेजों के उदारवादी रवैये का काफ़ी विरोध किए और उस समय वे सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट मतलब क्या कहिए कि खास कट्टरपंथी बन गए थे वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब, विनोबा भावे ने। समझेंगे, विनोबा भावे ने भूमिहीन किसानों को भूमि देने के लिए भूदान आंदोलन की शुरुआत की। इस तरह का पहला भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को शुरू हुआ, यानी कि भारत जब स्वतंत्र आज़ाद हुआ उसके बाद यह पहला था। ठीक है, इसमें जमींदार को ज़मीन देने के लिए कहा गया भूमिहीन लोगों को, और वर्ष 1869 आते समझिएगा कितनी बड़ी बात है, 1869 आते लगभग 4 मिलियन एकड़, यानी 1 मिलियन आपको पता है 10 लाख होता है, 4 मिलियन मतलब 40 लाख एकड़ भूमि जमा हो गया था भूमिहीन किसानों के लिए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि भूदान आंदोलन क्या इंपॉर्टेंट रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1864 हो जाएगा सही जवाब। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1864 में, नाम उनका है कोलबर्ट ने किया था, जीन बैपिस्ट कोलबर्ट ने किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों के साथ सही सुमेलित नहीं है बताना है? तो देखिए उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, आप चाहें तो वीडियो को रोक लीजिएगा। देखिए लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, पता होगा आपको। जन्म के बाद बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और पर पहला जो उपदेश वे दिए थे कहाँ दिए थे? सारनाथ में, यहाँ पे सही मैच किया हुआ है। और जो आपका जन्म आपका हो गया यहाँ पे कुशीनगर जो है ये गलत है ना, क्योंकि कुशीनगर में क्या हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगाल विभाजन। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का वर्ष 1917 का प्रस्ताव संबंधित था किस चीज से?
संवैधानिक सुधार से था, ऑप्शन नंबर ए समझेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 20 अगस्त, डेट भी आप जान लीजिए अगर पूछे तो, 20 अगस्त 1917 को प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। इसमें मॉन्टेग्यू जो कि भारत के सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो कि यहाँ के वायसराय मतलब उनके द्वारा तैयार किया गया था। इस सुधार का उद्देश्य क्या था? धीरे धीरे भारत में स्वशासन को लागू करना था। इस आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 भी लाया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 87 कह रहा है आपसे कि बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह पहला स्वतंत्रता संग्राम था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अपने पौत्र को बिहार का सूबेदार बनाया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औरंगजेब ने। समझेंगे, औरंगजेब ने अपने पौत्र शाहजादा अजीम को, जो कि अजीम उस शान के नाम से जाना जाता था, उनको वर्ष 1702 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने 1704 में पटना शहर को बसाया। इसके 2 वर्षों के बाद 1704 में इन्होंने पटना शहर को बसाया और इसका नाम क्या रखा था उस वक्त? तो पूछ ले तो अजीमाबाद। अब समझिएगा, अजीमाबाद नाम किसने रखा था? तो अजीम उस शान ने रखा था, ठीक है, जो कि औरंगजेब के पौत्र शाहजादा अजीम थे। उन्होंने औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम यानी कि शाह आलम प्रथम जिसके नाम से जानते हैं शासक बना और उसने अजीम उल शान को बिहार का प्रशासक बनाया और फर्रुख सियर का नाम आपने सुना होगा, उसे बंगाल का नवाब बनाया, ठीक है, ठीक है। किसने? बहादुर शाह प्रथम ने, जिसे कि आप शाह आलम प्रथम के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार में कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, आप चाहें तो वीडियो को रोक लीजिएगा, थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूं, आप सोच लीजिए पहले जवाब। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब। जब यह बिल पारित किया गया था उस समय जॉन मार्ले भारत का गवर्नर जनरल था। यह गलत है। देखिए कैसे, भारतीय संसद अधिनियम 1909 में कहिए या फिर मार्ले मिंटो सुधार ब्रिटिश संसद द्वारा 1909 में विधान परिषदों में मतलब आकार बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथियों की मांग को पूरा करने और भारतीयों की शासन में भागीदारी बढ़ाने के प्रयास के चलते पारित किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार जॉन मार्ले जो कि भारत के सचिव 1905 से 1910 और 1911 में थे और मिंटो भारत के गवर्नर जनरल 1905 से 10 के थे, उन्हीं के नाम पर यह रखा गया था, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आप समझ पाए एक बात को? देखिए, मार्ले मिंटो सुधार जब आया था उस समय जॉन मार्ले जो है भारत के सचिव थे, 1905 से लेकर 10 तक रहे थे। समझिएगा, 1905 से 10 तक वे सचिव रहे थे और मिंटो जो है 1905 से लेकर 10 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल रहे थे, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर यह मार्ले मिंटो सुधार रखा गया था। तो ऐसा नहीं है कि उस समय जॉन मार्ले जो है वो भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित हुई निम्नलिखित में से निम्नलिखित घटनाओं के बारे में आपको बताना है कि सही कालक्रम किसका क्या होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। सी कैसे होगा तो आप समझिए। चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ था, पता ही होगा। अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी और मार्च के बीच 1918 में हुआ था। अगर खेड़ा के बारे में पूछे तो यह आपका हुआ था 1918 में। डेट अगर पूछे तो 22 मार्च को हुआ था, ठीक है। और असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 तक चला था, यह तो आपको पता ही होगा, 1920 से लेकर 22 तक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असेंबली बम कांड में शामिल थे? देखिए, ब्रिटिश सरकार में भारत रक्षा अधिनियम लागू किया था जिसके मतलब विरोध में काफ़ी सारे मतलब लोग एकत्रित हुए थे।
इस अधिनियम का विरोध करने वाले सबसे जो मेन थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के थे। उन्होंने ही केंद्रीय विधानसभा में एक बम विस्फोट करने की मतलब साजिश की थी, जो वहाँ पे जब वहाँ पे अध्यादेश पारित होता। तो अब यहाँ पे आप डेट समझिएगा, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा के गलियारों में, ठीक है, भगत सिंह ऑप्शन नंबर सी, बटुकेश्वर दत्त ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों ने मिलकर विधानसभा के गलियारों में बम फेंका और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्हें कहा था, किसी को मतलब मारना उनका मकसद नहीं था, मारना या घायल करना नहीं था, ठीक है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फिर आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें 12 जून 1929 को आजीवन कारावास यानी कि काला पानी की सजा सुनाई गई। फिर बाद में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई और उन्हें 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी दे दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि अमुक्त माल्यद नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। समझेंगे, कृष्णदेव राय जो है तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद महाकाव्य की रचना की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे आपका सही जवाब। कैसे? तो समझिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना डेट अगर पूछे तो 17 नवंबर, डेट तो आप ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, 1875 को मैडम हेलेना ब्लावत्स्की और कर्नल हेनरी स्टील अल्काट, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ, इन दोनों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में की थी स्थापना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, पील आयोग का। ब्रिटिश सरकार ने 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए पील आयोग का, ध्यान रखिएगा, पील आयोग का गठन किया था। इस आयोग की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया कि भारतीय सेना में विभिन्न राष्ट्रीयताओं और जातियों को शामिल करना चाहिए था और एक सामान्य नियम द्वारा प्रत्येक रेजिमेंट के माध्यम से एक दस्ता गठित करना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में अपने लंबे प्रवास के बाद महात्मा गांधी भारत वापस आए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से ज़्यादा समय तक रहने के बाद 9 जनवरी 1915 को वे भारत वापस आए थे, ठीक है। भारत आने के 3 दिन के बाद बम्बई के रईस जहांगीर पेटिट के घर में बम्बई वासियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया था। गांधी जी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए वहाँ के लोग भारत सरकार के लोग भी वहाँ पर शामिल हुए थे। ध्यान रखेंगे कि वर्ष 1915 में उनको केसर ए हिंद की उपाधि के लिए मतलब उपाधि दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे आपका हो जाएगा सही जवाब, गुरु अर्जुन देव ने। देखिए, आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब 1604 ईस्वी में 5वें सिख गुरु अर्जुन देव के द्वारा संकलित सिख शास्त्रों का प्रारंभिक संकलन है। इसका अर्थ क्या होता है? तो प्रथम पुस्तक समझिएगा, यह ग्रंथ जो है सिखों का पवित्र ग्रंथ है। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1704 से 1706 की अवधि में, समझिएगा फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि आदि ग्रंथ के बारे में 1604 में, कब? 1604 में सिख के जो 5वें गुरु थे, मतलब 5वें सिख गुरु अर्जुन देव थे, उनके द्वारा यह संकलित शास्त्र है। मगर उसके 100 साल के बाद लगभग 10वें सिख गुरु जब आए, गुरु गोविंद सिंह, 1704 से 1706 की अवधि में, इसके दौरान उन्होंने कुछ उसमें एक्स्ट्रा भी शब्द जोड़े और 1708 में गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ को सिखों के सर्वकालीन गुरु के रूप में मान्यता दी और यह ग्रंथ तब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाम से जाने लगा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा सही जवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस नेता को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सी सही जवाब। गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने अपना गुरु माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ष 1878 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। देखिएगा, उस वक्त के जो वायसराय थे लॉर्ड लिटन थे, अगर यह पूछ ले तो बताना है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश नीतियों की आलोचना या विरोध को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने से देसी प्रेस को रोकना था, जिसमें कि द्वितीय ये आंग्ल अफगान युद्ध की शुरुआत हुई थी, जो 1878 से 80 के बीच शुरुआत हुई थी। इस एक्ट ने अंग्रेजी भाषा के प्रशासनों को एक मतलब उसमें शामिल नहीं था। इसमें भारतीय आबादी के व्यापक मतलब काफ़ी सारे मतलब विरोध के बारे में भी बताया जा रहा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और जब तक मैं भारत में हूँ मेरी एक सबसे बड़ी अभिलाषा इसके शांतिपूर्ण विघटन में सहयोग करना है। यह कथन बताना है कि किसका है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, किसका? लॉर्ड कर्जन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नहीं, आज का इस टॉपिक इस क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेडिशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। रॉलेट एक्ट को सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर पारित किया गया था। समझिएगा इसके बारे में। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में पूछताछ करने के लिए वर्ष 1919 में सेडिशन कमेटी द्वारा रिपोर्ट तैयार किया गया था। ठीक है, देखिए, जन सुरक्षा से संबंधित आपराधिक कानून के जो प्रावधान में संशोधन के लिए इस समिति की सिफारिश को भारतीय विधान परिषद में एक बिल के रूप में पेश किया गया था। इस बिल में प्रेस के लिए कई कड़े नियम, बिना ट्रायल के न्यायाधीशों द्वारा राजनीतिक अपराधियों को दोषी ठहराना और क्रांतिकारी उद्देश्यों के प्रति जिसके पर संदेह हो उस व्यक्ति को उठाकर नज़रबंद करने का मतलब वहाँ पे नियम कानून चला दिया गया था। आधिकारिक बहुमत द्वारा लोगों के विरोध के बावजूद इस बिल को कानून में पारित कर दिया गया था। ठीक है, इस प्रकार मतलब इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदान किया और बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को 2 वर्षों तक हिरासत में रखने की अनुमति दे दी थी। किसने? रॉलेट एक्ट के द्वारा सेडिशन कमेटी की सिफारिश के आधार पर। तो फ्रेंड्स, अभी आपने 50 क्वेश्चन देखा। वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया होगा और हो सकता है बैकग्राउंड में आपको कभी कुछ साउंड भी सुनाई दिया होगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। क्लास कैसा लगा बताइएगा। अभी और इसका पार्ट 3 यानी कि 50 क्वेश्चन देखना है। आराम से देखिए, समझिए। आप क्वेश्चन अगर बहुत फास्ट लगाने की कोशिश करेंगे, जैसे 150 क्वेश्चन आपका रहता है, अगर आप चाहेंगे कि 1 घंटे में ख़त्म कर ले तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन पढ़ने और आंसर बताने में मुश्किल से यहाँ पे मतलब 15 से 20 मिनट लगेगा, या फिर मैक्सिमम 30-35 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन बता सकता हूँ। मगर एक सवाल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना, उसे समझाने की कोशिश करना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ABC एकेडमी को सब्सक्राइब करिएगा, आगे आने वाले वीडियो को भी देखिएगा। अभी और भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आपके लिए आएगा, बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा ABC एकेडमी पर। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिए ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।